morning dear students. Students, in the previous class we have discussed about that what is transcription, and we have also discussed about a transcription unit. Transcription is the process of making of an RNA from DNA. हमें ये तो पता ही है that DNA is the main structure that will be storing all the genetic information. But when that genetic information has to be converted for synthesizing some proteins, first it has to be transcribed into RNA. मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है बॉडी में, तो यही डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके मतलब इसकी कॉपी बनती है, एंड दैट इज द आरएनए विद सम चेंजेस, and this RNA is used for the synthesis of the proteins. So that was the process of transcription, copying of a DNA strand to the RNA. हमने ये भी बात की थी that out of the 2 DNA strands, ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड का. और दूसरी चीज, पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब कभी नहीं होता, ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसे हम जीन भी कहते हैं, सिर्फ उतना जीन ही ट्रांसक्राइब होता है, because only that gene will be responsible for a particular protein required in our body. In our body there are thousands of different types of proteins. समझिए, क्योंकि जब हम एंजाइम्स बोलते हैं तो भी एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जब हम हॉर्मोन्स बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स. तो ये हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं? तो दीज आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आफ्टर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली थी. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जो ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझना. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने देखा था एक प्रमोटर होता है, राइट, स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है. किस स्ट्रैंड को और किस साइट को प्रमोटर कहा जाएगा? तो जो सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड्स 80 रिच, मतलब जितनी सीक्वेंस 80 एडेनाइन और थाइमिन रिच सीक्वेंस है, उतनी सीक्वेंस को प्रमोटर कहा जाता है. और प्रमोटर का इंपॉर्टेंस ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये प्रमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और वहां पे जाके अटैच होता है. इसीलिए प्रमोटर साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Where is this promoter site located? So according to the rule, दो strands थे, एक था template और एक था coding. Coding strand does not code for anything. मतलब वो तो कॉपी ही नहीं होने वाला. ट्रांसक्राइब क्या होने वाला है? टेम्पलेट स्ट्रैंड. पर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम या अपस्ट्रीम होता है प्रमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम कहा जाता है टर्मिनेटर. टर्मिनेटर वो साइट था जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, क्योंकि मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होगा, एक छोटे से सेगमेंट का होगा, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, जिसमें प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है जो एक्चुअली ट्रांसक्राइब होने वाला है, और टर्मिनेटर है. So mechanism of transcription is very similar to that of replication, but obviously there are going to be some changes. क्योंकि replication क्या था? DNA to DNA, जबकि transcription क्या है? DNA to RNA. So there are some changes that are definitely going to happen for the process of transcription. So let us start with the introduction to the mechanism of transcription. Now द ट्रांसक्रिप्शन, जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन होता कब है. जैसे रेप्लिकेशन जो प्रोसेस था वो डीएनए सिंथेसिस फेज था, मतलब वो एस फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, राइट. तो वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन जो है इट गोज थ्रू आउट द इंटरफेस, मेनली इन विच स्टेजेस? G1 and G2. So transcription takes place during, throughout इंटरफेस. पूरे ही इंटरफेस में ट्रांसक्रिप्शन चलता है,
mainly in G1 and G2 phases, right? Throughout interphase, throughout the whole interphase, क्योंकि सेल साइकिल में मैक्सिमम टाइम तो इंटरफेस का ही होता है, तो पूरे ही इंटरफेस में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडी में एक साथ एक ही प्रोटीन की जरूरत है, राइट? बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत से एंजाइम्स की जरूरत होती है जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होने ही वाले हैं, और ये जो सिंथेसाइज होने वाले हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चलते ही रहना चाहिए। तो मोस्टली G1 और G2 जो फेजेस हैं इनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, और S फेज जो है उसमें रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? नाउ दिस ट्रांसक्रिप्शन, जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, so a structural gene can be responsible for making of one or more RNAs. Okay, so structural gene is responsible for synthesis of one or more RNA। जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन से ही क्या बनता है? आरएनए बनता है। जब एक स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब होता है तो उसमें से आरएनए बनता है। अब ये क्या होता है कि जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में एक जीन में से कई सारे आरएनएस डेवलप हो सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वन जीन फॉर वन टाइप ऑफ आरएनए ऐसा स्पेसिफिक होता है, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस as it is going to proceed, there is one important enzyme which is required for the process of transcription। जैसे रेप्लिकेशन के लिए क्या था? रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल वाज डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए उसे कहा जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगी? हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? आरएनए। तो ये एंड प्रोडक्ट होगा कहाँ पे? ये एंड प्रोडक्ट बना है न्यूक्लियस में, पर जाएगा कहाँ? न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में विद द राइबोसोम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्ट्स of transcription move out of the nucleus into the cytoplasm for protein synthesis, right? But this happens in what? In यूकैरियोट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि यूकैरियोट्स में क्या होने वाला है। यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने पे कोई आरएनए बना होगा, ठीक है? अब ये जो आरएनए है वो कहाँ पे मूव आउट करेगा? न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म में क्यों आता है? जस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। प्रोटीन जिससे बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। पर ये सिर्फ किस में है? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उनका डीएनए ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है? सो इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन takes place in the cytoplasm, ठीक है? उनका ट्रांसक्रिप्शन ही कहां पे होने वाला है?
साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्यों होगा? क्योंकि उनका डीएनए ही साइटोप्लाज्म में है, इसीलिए। जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता न्यूक्लियस में है और फिर उसके प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में, राइट, थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। और फिर साइटोप्लाज्म में आगे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम इटसेल्फ क्या था? आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। अगर आपको याद हो तो राइबोसोम्स देमसेल्व्स आर आरआरएनए। तो आरआरएनए भी कैसे बना होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन से 3 तरह के आरएनए बनते हैं, mRNA, rRNA and tRNA. There are 3 different types of RNAs which are synthesized by the process of transcription: mRNA, rRNA and tRNA. So enzyme responsible for transcription, the enzyme required for transcription is DNA dependent RNA polymerase। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा वो एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो ये आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, राइट। आरएनए पॉलीमरेज आर ऑफ 3 types, but in whom I am talking about in the eukaryotes। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। अब ये 3 तरह के मतलब एक होगा पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। 3 तरह के पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज 1 is for the synthesis of rRNA। पॉलीमरेज 1 जो है उससे मतलब जब पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा तो एंड प्रोडक्ट क्या होगी? rRNA, जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। अगर पॉलीमरेज 2 आता है एक्शन में तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ mRNA, जिसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, एज वेल एज snRNA, जिसे कहा जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो mRNA और snRNA किससे बनते हैं? पॉलीमरेज 2 when comes in action and polymerase 3 when comes in action, it is for tRNA and 5S RNA, मतलब 5S rRNA। ठीक है, तो पॉलीमरेज 3 से tRNA आपको मेनली याद रखना है कि rRNA मतलब राइबोसोम्स जहां पे बनते हैं तो राइबोसोम्स के लिए rRNA चाहिए। तो rRNA किससे बनेगा? पॉलीमरेज 1 when gets involved in transcription, when polymerase 2 is involved mRNA, and when polymerase 3 is involved tRNA formation takes place। mRNA, tRNA, rRNA इंडिविजुअली उनके स्ट्रक्चर्स और उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे in our upcoming lectures। Okay, we are going to talk about what is the structure of rRNA, where they are present, mRNA as well as about the tRNA। Whereas there is only one type of RNA polymerase for all the types of RNA in the case of prokaryotes। Okay, so only one RNA polymerase for all types of RNA in prokaryotes। तो यूकैरियोट्स में ये पॉलीमरेज 1, 2, 3 वाला होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स जो है उनमें एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है और वही सारे ही तरह के आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, नाउ फर्दर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसमें होते हैं 5 पॉलीपेप्टाइड। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। सो वन आरएनए पॉलीमरेज कंप्राइजेस ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, सो RNA polymerase consists of 5 polypeptide chains। अब ये जो 5 polypeptide chains हैं, they are named as alpha, alpha dash,
beta, beta dash, and the most important it has is the sigma factor. Okay, it is called as sigma. क्या मैं बोल रही हूं? आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम किससे बना हुआ है? तो उनमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट, तो एंजाइम्स किससे बने होंगे? एमिनो एसिड से। तो यहाँ पे 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, और लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सिग्मा फैक्टर recognizes the promoter site of the transcription unit हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? प्रमोटर होता है। प्रमोटर मतलब क्या? प्रमोटर मतलब एक ऐसी साइट जो आरएनए पॉलीमरेज जल्दी से पहचान पाए। कैसे पहचान पाएगा? तो प्रमोटर साइट पे एडेनाइन और थाइमिन, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था टाटा बॉक्स, राइट। एडेनाइन थाइमिन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और जब भी ऐसी ATTAAT ऐसी सीक्वेंस जब आती है तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है प्रमोटर साइट को, और वहां पे जाके अटैच हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यहां से शुरुआत करनी है ट्रांसक्रिप्शन की, यहां से शुरुआत करनी है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, ठीक है। So sigma factor is able to recognize the promoter site of the transcription unit to begin the process of the transcription. Okay, इसीलिए sigma factor जो है वो बहुत ही ज्यादा important होता है। RNA polymerase minus sigma factor is known as core enzyme. RNA polymerase minus द सिग्मा फैक्टर, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कोर एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए एक और फैक्टर की जरूरत है, जिसे कहते हैं रो फैक्टर। ओके, टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन मतलब टर्मिनेशन साइट पे, टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन देयर इज वन मोर फैक्टर जिसे कहा जाएगा रो फैक्टर। रो फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करता है। मतलब मैंने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विल बी अ सेट ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, thousands of nucleotides but few nucleotides will be there। एक जगह प्रमोटर से स्टार्ट करना है और टर्मिनेटर पे एंड करना है, इतना ही ट्रांसक्रिप्शन करना है। पूरे ही डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना होता एक साथ, क्योंकि सारे ही प्रोटीन्स की बॉडी में एक साथ जरूरत नहीं होती। तो जितने को ट्रांसक्राइब करना है वहां पे एक प्रमोटर होगा और एक टर्मिनेटर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है उसका एक छोटा सा यूनिट, मतलब क्या? जीन। क्या कहेंगे हम उसे? जीन। पर ऐसा जीन जो कोई प्रोटीन के लिए कोड करता है, मतलब ऐसा जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो तो आगे जाके एक प्रोटीन बनता है बॉडी में, उतने यूनिट को जीन की जगह पे क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि जीन मतलब क्या? डीएनए का कोई भी सेगमेंट, डीएनए का कोई भी सेगमेंट मतलब जीन। पर वो जीन जो पर्टिकुलरली कोई पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने में यूज होगा, उतने जीन को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वन सिस्ट्रॉन कोड्स फॉर वन प्रोटीन, वन सिस्ट्रॉन कोड्स फॉर वन प्रोटीन। पर ऐसा किस में है? ऐसा किस में होगा? यूकैरियोट्स में। ओके, वन सिस्ट्रॉन फॉर वन प्रोटीन इज इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वन सिस्ट्रॉन कैन बी फॉर मेनी प्रोटीन्स, राइट। तो ये कंसेप्ट को भी हमें आगे जाके समझना है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है प्रमोटर पे, जिसे रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर, और ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है टर्मिनेटर साइट पे, और उसके लिए चाहिए रो फैक्टर। इसके अलावा बाकी के जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, हेलिकेस,
जो दो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करना, जिसके लिए था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो एसएसबी भी चाहिए होगा, ठीक है, गाइरेज या टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी चाहिए होगा, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, बेस पेयरिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ट्रांसक्रिप्शन में भी होने वाली है, just like it happened in the replication. So in the next class we will begin with the first step in the mechanism of transcription, that is activating the nucleotides. तो अब हमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। फिर बेस पेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है वो अटैच होंगे, एंड दैट इज हाउ वी विल बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन in the next class.